हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका श्रेयस साइंस क्लासेस में। मैं हूं अवधेश त्रिपाठी और आज हम पढ़ने वाले हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, जिसे हम हिंदी में कहते हैं मनुष्य का श्वसन तंत्र। मैंने 2 पार्ट इसका और बना दिया है, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है उन दोनों को ज़रूर देखें। उसे देखेंगे तो आपको कनेक्ट करके समझने में बड़ी आसानी होगी। और एक रिक्वेस्ट कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें और लाइक करें ताकि मेरा मोटिवेशन बढ़े। तो चलिए शुरू करते हैं मनुष्य का श्वसन तंत्र। तो मनुष्य के श्वसन तंत्र को समझने के लिए मैंने इसका डायग्राम भी बना दिया है और मनुष्य के श्वसन में कौन कौन से अंग भाग लेते हैं वो भी लिख दिया है। तो आपको समझा रहा हूँ, समझने का प्रयास करिए। नए आए समझ में तो आप वीडियो को पॉज करके कई बार देखिए, मुझे उम्मीद है आप बेहतर समझ पाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, मनुष्य का श्वसन तंत्र है। श्वसन तंत्र में हमारे यहाँ पे 2 फेफड़े हैं और हम करते क्या हैं, हम सांस अंदर खींचते हैं, ऐसे करते हैं तो वायु हमारे अंदर जाती है। तो जो वायु हमारे अंदर जाती है ये हमारा नाक है, जिसे हम नोज कहते हैं। और नोज जो हमारा है ये क्या है, अंदर नासा गुहा है और ये बीच में एक हड्डी है जिसका नाम है नेजल सेप्टम। ठीक है, तो हम वायु को अपने अंदर खींचते हैं तो वायु कहाँ पहुँचती है, नोज में। नोज से कहाँ जाती है ये, नोज से जाती है ये फायरिंग्स में। फायरिंग्स से कहाँ जाती है, लैरिंग्स में। लैरिंग्स से ट्रकिया में और ट्रकिया के बाद, ट्रकिया को हिंदी में बोलते हैं श्वास नली, और श्वास नली से ये पहुँचती है फेफड़े में। और फेफड़े में एक रचना होती है जिसका नाम है एल्वियोलाई, वायुकोश। वहाँ से गैसों का आदान प्रदान होता है। मुझे उम्मीद है जो मैं बोल रहा हूँ आपको समझ में नहीं आ रहा हो। अब मैं इसको बताता हूँ, जो मैं लिखा हूँ बोर्ड पे या जो मैंने फिगर, यहाँ से आपको समझ में आएगा। समझिए, मनुष्य का श्वसन तंत्र जो है उसमें क्या है, नसिका है या नासाद्वार लिखा हूँ, इसको नोज कहते हैं। हिंदी माध्यम के हिंदी में समझिएगा, नसिका ये नोज है, नाक है, और इसको बोलते हैं नसिका या नासाद्वार। ये नाक के अंदर का द्वार क्या है, नासाद्वार है। नासा गुहा क्या है, नाक के अंदर, अंदर ये अंदर है ना, ये नासा गुहा है, इसको बोलते हैं नेजल कैविटी। और नासा ग्रसनी फायरिंग्स। फायरिंग्स क्या है, देखिए मैं पाचन पढ़ा रहा था तो मैंने आपको बताया था कि भोजन मुख से कहाँ जाता है, ग्रसनी में। तो ग्रसनी में जो भोजन जाता है, भोजन भी जाता है, ऑक्सीजन भी जाता है। दोनों में ये मार्ग ठीक है, यहाँ तक दोनों में सेम है। देखिए यहाँ फिगर बनाया हूँ, भोजन आपका आ रहा है, कहाँ आ रहा है, ग्रसनी में। तो भोजन भी आएगा, ऑक्सीजन भी आएगा। लेकिन जब भोजन थोड़ा आगे बढ़ेगा तो 2 तरह, एक इधर रास्ता आ गया, एक इधर आ गया। इधर वाला रास्ता आपका फूड पाइप, जिसे बोलते हैं भोजन की नली। यहाँ से भोजन अगर जाएगा तो आमाशय में आएगा, और अगर कहीं भोजन इधर आ गया तो ये भोजन पहुँच जाएगा श्वास नली में। और श्वास नली में भोजन नहीं जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपके भोजन का पाचन आमाशय में होता है, फेफड़े में भोजन को जाने की क्या आवश्यकता है। तो यहाँ पे एक संरचना होती है जिसका नाम है कंठ द्वार, इसे बोलते हैं एपिग्लॉटिस। ध्यान सुनिएगा, कभी कभी जब आप भोजन करते हैं तो आपको तेज से खांसी आने लगती है, ये छींकने लगते हैं, या आप अपनी भाषा में उसे सुड़सुड़ी भी बोलते हैं, ऐसे एक प्रक्रिया होती है। तो भोजन में ऐसा क्या होता है कि जब आप खाते वक्त कुछ सोचने लगते हैं, क्योंकि जो भी, जैसे आप बैठे हैं, आपके ऊपर आके एक मच्छर बैठ गया, तो मच्छर, आप थोड़ी कहते हैं अपने हाथ से, हे अर्थात तुम मच्छर को मारो, ऐसा थोड़ी होता है। हमारा जो माइंड है ना, ये हमारे बॉडी में कोई एक सुई, एक नीडल, एक चुभो ले तो हमें पता चल जाता है। यानी एक्शन उसने कर दिया, माइंड तुरंत रिस्पॉन्स करेगा, हम तुरंत उसको क्या करेंगे, नीडल चुभो या हम उसको मार देंगे, डांटेंगे, कुछ करेंगे। तो ऐसा ही क्या होता है कि जैसे ही भोजन आता है ना, ये कंठ द्वार होता है यहाँ पे, एपिग्लॉटिस, वो क्या करता है, इसको ढक लेता है ताकि श्वास नली में भोजन ना जाने पाए। लेकिन जब कभी आप खाना खाते टाइम सोचने लगते हैं, आप भोजन कर रहे हैं और आप सोच रहे हैं, कहीं खोए रहते हैं, तो ये मैसेज इसको नहीं आ पाता है। और होता क्या है कि ये इधर आ जाता है, ये जो कंठ द्वार है फूड पाइप की तरफ, अब भोजन चला जाता है लंग्स में। तो लंग्स में जाने लगेगा, श्वास नली जाने लगेगा, तो भोजन तो वहाँ जाएगा नहीं। तो ये जो इसकी कोशिकाएं इसको ऊपर की तरफ भेजने लगती हैं। तो इससे क्या होता है, अब ये यहाँ आया तो एक प्रक्रिया बहुत तेज, आपको छींक आने लगा, खांसी आने लगा। तो भोजन करते समय कभी भी बात नहीं करना चाहिए। तो मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि
नसिका या नासाद्वार है, नासा गुहा है, नासा ग्रसनी है, कंठ है, श्वास नली है, श्वसनिया है, श्वसनिकाएं हैं, फेफड़ा है और डायफ्राम। फिर देख लीजिए, नसिका या नासाद्वार, नासा गुहा, नासा ग्रसनी, कंठ, श्वास नली, श्वसनिकाएं, श्वसनिया, श्वसनिकाएं, फेफड़े, डायफ्राम। इंग्लिश में मैंने लिख दिया है नोज, नेजल कैविटी, फेरिंक्स और ट्रेकिया जिसका नाम है विंड पाइप, विंड मतलब हवा, पाइप में नली, ब्रंकाई, ब्रंकियोल्स, लंग और डायफ्राम। एक एक के बारे में मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। यहाँ पे मैंने देखिए फिगर भी बना दिया है। ये हमारे दोनों लंग्स हैं, ये दोनों हमारे फेफड़े हैं और फेफड़े में जो नाक हमारी अंदर यहाँ शुरू हो रहा है, यहाँ देखिए मैंने लिखा है लैरिंग्स। तो लैरिंग्स के ऊपर क्या है, देखिए फेरिंग्स है। क्या है? फेरिंग्स, जहाँ से भोजन आ रहा है। अब ये जो लैरिंग्स है, लैरिंग्स क्या है? तो लैरिंग्स जहां से आवाज निकलता है, इसे साउंड बॉक्स कहते हैं। तो जो हमारा नाक है, इसमें जब वायु अंदर प्रवेश करता है तो हमारे नाक के अंदर एक म्यूकस मेम्ब्रेन होता है, एक म्यूकस झिल्ली होती है, जिस म्यूकस मेम्ब्रेन से म्यूकस पदार्थ निकलता है। वो म्यूकस पदार्थ थोड़ा चिपचिपा होता है और हमारे नोज यानी नाक में हेयर्स होते हैं। तो जो वायु हमारे अंदर जाती है उसमें बड़े सारे धूल कण होते हैं, डस्ट पार्टिकल होते हैं। तो वो अगर हमारे फेफड़े में जाएंगे, एल्वियोलाई तक पहुंचेंगे तो हमें कुछ बीमारियां हो सकती हैं। हमें एलर्जी हो सकता है, हमें अस्थमा हो सकता है, क्योंकि सब एलर्जिकल प्रॉब्लम है, एलर्जिकल बीमारियां हैं। तो ये हमारे अंदर ना जाए तो बेहतर है। तो इसके लिए नेचर ने हमें क्या दिया, हमारे जो नाक है और नाक का जो नेजल कैविटी है, नसा गुहा, उसके अंदर म्यूकस मेम्ब्रेन है, म्यूकस झिल्ली है। और उस म्यूकस मेम्ब्रेन, ये मत समझिए इंग्लिश में, म्यूकस मेम्ब्रेन का हिंदी है म्यूकस झिल्ली। तो ये जो म्यूकस झिल्ली है, इससे निकलेगा म्यूकस। म्यूकस एक चिपचिपा पदार्थ है जो हमारे नाक के अंदर जो कैविटी है, गुहा, उसको नम बनाए रखता है। अब होता क्या है कि जो धूल कण जाएगा उसी म्यूकस से चिपक जाएगा, तो वो क्या होगा, चिपक जाएगा तो अंदर नहीं जा पाएगा और वो नाक के अंदर पपड़ी के रूप में जम जाएगा। जिसे आप कई बार नाक से निकालते रहते हैं तो एक पपड़ी के रूप में जमेगा और निकल जाएगा। अब हो गया, इसके बाद क्या, नाक के बाद ये कहाँ आया, नासा गुहा गया। फिर कहाँ गया, फेरिंग्स में। फेरिंग्स क्या है, जिसे हम ग्रसनी कहते हैं। वहां से फिर वायु कहाँ गई, लैरिंग्स। लैरिंग्स अभी आपको बताया हूं कि लैरिंग्स को हिंदी में कंठ बोलते हैं, याद रखिएगा। लैरिंग्स का हिंदी में नाम कंठ है और कंठ से ही आवाज निकलता है। जिनके लैरिंग्स में खराबी होगी या तो आवाज गड़बड़ निकलेगा या फिर उनकी आवाज वो गूंगे हो सकते हैं। और लैरिंग्स में एक रचना होती है, इसका नाम है एडम एप्पल, ठीक है। वो भी हमें आवाज उत्पन्न करने में मदद करता है। और लैरिंग्स के अंदर, इसके अंदर एक वोकल कार्ड होती है, दो रचनाएं होती हैं, वो आपस में टकराती हैं जिससे आवाज निकलता है। अब लैरिंग्स के बाद वायु कहाँ आएगी, ट्रेकिया में। ट्रेकिया को हिंदी में बोलते हैं श्वास नली, याद रखिएगा। इसके पहले वीडियो में बताया था ट्रेकिया कई जंतुओं का क्या है, श्वास में भाग लेने वाला अंग है। बहुत सारे जंतु ट्रेकिया से यानी श्वास नली सांस लेते हैं, तो हम लोगों में भी ट्रेकिया है, इसके द्वारा वायु अंदर जाती है। अब ये जो ट्रेकिया है जब ये फेफड़े में प्रवेश करती है, तो जब यहाँ पे आई थोड़ा सा अंदर प्रवेश की, तो इसका नाम आता है प्राइमरी ब्रंकस। प्राइमरी ब्रंकस, जिसे हिंदी में श्वसनी कहते हैं। क्या कहते हैं, श्वसनी। थोड़ा सा और जाके आगे जाके ये सेकेंडरी ब्रंकस यानी द्वितीयक श्वसनी, थोड़ा सा और जाके तृतीयक श्वसनी। मतलब श्वसनी ही है, लेकिन जैसे जैसे वो लंग्स यानी फेफड़े में अंदर जा रही है उसका नाम बदलता जा रहा है। और उसके और आगे जाके देखिए यहाँ लिख दिया प्राइमरी ब्रंकस, सेकेंडरी, टर्शियरी। तो देखिए प्राइमरी का हिंदी तो प्राथमिक होता है और ब्रंकस में होता है श्वसनी। देखिए यहाँ पे लिख दिया हूँ ब्रंकस, श्वसनिया लिख दिया हूँ, तो इसको आप याद रखिए, कंफ्यूज मत होइएगा कि श्वसनिया क्या, ब्रंकाई और ब्रंकस दोनों एक ही है और इसका हिंदी है श्वसनिया। ये जब आगे और पहुंचती है फेफड़े के अंदर, मतलब और आंतरिक, तो इसका नाम हो जाता है श्वसनिकाएं, जिसे बोलते हैं ब्रैंकियोल्स। और ये ब्रैंकियोल्स एक रचना बनाती है आगे जाके, जिसका नाम है एल्वियोलाई। देखिए मैं गोल गोल जो संरचना बनाया हूं, इसका नाम है एल्वियोलाई। इसे हिंदी में कहते हैं कूपिका, इसका नाम है कूपिका, याद रखिए। यही मेन है फेफड़े का, जहां से गैसों का आदान प्रदान होता है। इसी में ऑक्सीजन आती है, कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से जाती है, तो पूरे फेफड़े में इसका बहुत बड़ा रोल है। ये यदि कोई व्यक्ति तंबाकू का सेवन कर रहा है तो जो निकोटीन है वो भी यहाँ के जमा होने लगता है
और उन्हें सांस लेने में फिर दिक्कत होने लगती है। तो यही है कूपिकाएं, और इनकी संख्या लगभग दोनों फेफड़ों में 30 करोड़ होती है। याद रखिएगा, दोनों फेफड़ों में कूपिकाओं की संख्या लगभग 30 करोड़ होती है। तो मुझे उम्मीद है इतनी बातें आपको समझ में आ रही होंगी। अभी मैं फिर लिख दे रहा हूं आपके सामने कि कैसे नसिका से नासा गुहा में आ रहा है, फिर नासा ग्रसनी में वायु, फिर कंठ में, फिर श्वसनी में, श्वसनिकाओं में। इसके पहले मैंने आपको बता ही दिया था कितना ऑक्सीजन लेते हैं, कितना कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, कितना निकालते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो हम जानते हैं कि कैसे ये एयर यानी वायु हमारे अंदर जा रही है। तो मैंने इसके पहले भी तुरंत आपको बताया है, और देखिए फिर लिख भी दिया कि नसिका में जा रही है वायु, नसिका से ग्रसनी में, ग्रसनी से स्वर यंत्र में, स्वर यंत्र से श्वसनी में, और श्वास नली से श्वसनी में, श्वसनी से वायु कोष्ठ में, वायु कोष्ठ से रुधिर में, और रुधिर में से कोशिका में। तो ये जो क्वेश्चन है, जो क्लास 10th के बच्चे हैं या जो लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, वहाँ पे इसमें क्या करेगा, ये सीक्वेंस दे देगा और 2-3 आगे पीछे कर देगा। जैसे नसिका है, ग्रसनी ऐसे लिखा, अब ये श्वसनी पहले कर देगा, स्वर यंत्र बाद में कर देगा, और कहेगा इसी तरह 4 सीक्वेंस बना देगा इसका आगे पीछे करके, और पूछेगा इसमें से कौन सा सही है। तो आपको याद रखना है कि पहले जो वायु है वो कहाँ आ रही है, नसिका में, नसिका से ग्रसनी में, ग्रसनी से स्वर यंत्र में, स्वर यंत्र से श्वास नली में, श्वास नली श्वसनी में, श्वसनी से वायु कोष्ठ में, वायु कोष्ठ से कहाँ जाएगी, एल्वियोलाई से ब्लड में, और ब्लड से कोशिका में। कोशिका में क्यों जा रही है, और इसके पहले वीडियो आपको बताया था कि कोशिका में क्या है, ग्लूकोज है, और ग्लूकोज का होना है ऑक्सीकरण, उससे क्या मिलेगी, एनर्जी, और बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये प्रक्रिया इस तरह होती है। ये हिंदी में बता दिया, इंग्लिश में क्या है, नोज है, फायरिंग्स है, लैरिंग्स है, ट्रेकिया है, ब्रंकस है, एल्वियोलाई है, ब्लड है और सेल है। अब एक चीज और आप समझ लीजिए, जब हम ऑक्सीजन लेते हैं ना, तो ये हमारे फेफड़े फूल जाते हैं, अब छोड़ते हैं तो ये पिचक जाते हैं, अपने सामान्य अवस्था में आते हैं। और मैंने आपको बताया था कि जो हमारे फेफड़े हैं ना, यहाँ पे हमारा डायफ्राम है। क्या है, डायफ्राम, ध्यान समझिएगा। डायफ्राम, इसके पहले एक फिगर बनाया था। तो जो हमारा डायफ्राम है, डायफ्राम के नीचे ये उदर गुहा है, इसको बोलते हैं एब्डोमिनल कैविटी, और इसके ऊपर ये वक्ष गुहा है, जिसे बोलते हैं थोरैसिस कैविटी। तो ये जो डायफ्राम है, डायफ्राम के नीचे वाला भाग उदर गुहा है, डायफ्राम के ऊपर वाला भाग थोरैसिस कैविटी है, यानी वक्ष गुहा। और इस वक्ष गुहा में बीच में यहाँ पे एक हड्डी है जिसका नाम है स्टर्नम बोन। क्या नाम है, स्टर्नम बोन। और यहाँ पे 12 पसलियां इधर, 12 पसलियां इधर, तो 12 रिब्स इधर, अब 12 इधर, 12-12 24, अब बीच में स्टर्नम। इसके पीछे, यानी ये पूरा ऐसे पैकेज है, एक पैक है, और इसके पीछे हमारे कोमल फेफड़े, जिसे आप लंग्स कहते हैं, वो स्थित है। 2 फेफड़े, राइट लंग, लेफ्ट लंग। और लंग्स में से ही मनुष्य का प्रमुख श्वसन अंग कौन है, फेफड़ा है। ये जो मैंने लिखा ये सभी भी हैं, लेकिन ये इसे सहयोग कर रही है। मेन क्या है, मेन हमारा लंग्स है, यानी फेफड़ा। और फेफड़े में क्या है, वायु कोष्ठ है, जिसे हम बोलते हैं एल्वियोलाई। इसी से ही गैसों का आदान प्रदान होता है। अब एक चीज और जान लीजिए, प्रति मिनट हम लोग लगभग 12 से 15 बार क्या करते हैं, इंस्पायरेशन करते हैं और एक्सपायरेशन करते हैं, मतलब अंत्य श्वास करते हैं और उच्छ्वास करते हैं। अंत्य श्वास क्या है, ये अंत्य श्वास, और हमने ये खींचा और निकाला, ये उच्छ्वास है। इंस्पायरेशन अंदर खींचना, अंत्य श्वास, और बाहर निकालना, उच्छ्वास, एक्सपायरेशन। तो खींचने में 2 सेकेंड और निकालने में 3 सेकेंड। याद रखिएगा, अंत्य श्वास 2 सेकेंड का, उच्छ्वास 3 सेकेंड का। यानी खींचने को बोलते हैं इंस्पायरेशन, बाहर निकालने को बोलते हैं एक्सपायरेशन। अंदर खींचना है अंत्य श्वास, बाहर निकालना है उच्छ्वास। और एक चीज और, ये जो श्वसन है ये एक अनैच्छिक प्रक्रिया है। सांस लेने की प्रक्रिया जो है ये एक अनैच्छिक प्रक्रिया। अनैच्छिक मतलब इसे बोलते हैं इंग्लिश में इनवॉलेंटरी एक्टिविटी या प्रोसेस। मतलब क्या आप इसे कहेंगे, क्या है, हटो मैं सांस लेने जा रहा हूँ, मेरे पास से हटो, मैं, आप दिन भर कहीं भी चल रहे हैं तो सांस आपके अंदर जा रहा है, आ रहा है, मतलब अंदर हवा वायु जा रही है और निकल रही है। ये एक अनैच्छिक क्रिया, आपके हिसाब, आपके चाहने से नहीं होगा कि मैं अभी सांस लूंगा, अभी नहीं लूंगा, ये अपने आप चलती ही रहती है। तो मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है कि सांस लेने की क्रिया एक अनैच्छिक क्रिया, आप नोट कर लीजिएगा। और मैं इसके पहले मैंने बताया था कि कंठ जो हमारा है, लैरिंग्स, वहाँ से आवाज़ निकलती है। इसमें 2 जोड़ी रज्जु होते हैं, वोकल कॉर्ड्स होते हैं जो रगड़ खाते हैं, तो इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। और ये लिख दिया, निश्चित दर से अपने आप होती है श्वसन।
वयस्क में 12 से 15 बार होता है सांस लेने की प्रक्रिया। शिशु में जो छोटे बच्चे उनमें 44 बार प्रति मिनट होता है। 2 सेकंड का अंत्य श्वास, 3 सेकंड का उच्छ्वास। तो मैंने लिख भी दिया है, यदि आपको नोट्स बनाना हो तो आप नोट कर सकते हैं, आपको भूलेगा। और एक चीज और जान लीजिए, यहाँ लिख दिया हूँ नोट 500 ml वायु जाती है। जब एक बार हम सांस लेते हैं ना, तो आपने देखा होगा कोल्ड ड्रिंक का डिब्बा आता है 500 ml का, आधा लीटर का, तो वह पीते उतना लगभग उतनी क्वांटिटी का वायु के अंदर जाता है एक बार। तो प्रति मिनट कितना जा रहा है? 6000 से 8000 ml ये अंत्य श्वास और बहिश्वास यानी अंत्य श्वास और उच्छ्वास हो रहा है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और अब मैं जा रहा हूँ आपको पढ़ाने कि जब आपके वायु कोष्ठक में वायु गया पहुंचा तो वायु को, ऑक्सीजन को कहाँ जाना है? ऑक्सीजन को शरीर के सभी कोशिकाओं तक जाना है, याद रखिएगा। सभी कोशिकाओं को ऑक्सीजन चाहिए। तो इस ऑक्सीजन को ले कौन जाएगा? सभी सेल्स तक। इसको ले जाने का काम एक ही इम्पॉर्टेंट है। कौन करता है? उसका नाम है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन को बोलते हैं श्वसन रंगा, रेस्पिरेटरी पिगमेंट। वो करता क्या है? वो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है, बनाता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ध्यान समझिएगा, हीमोग्लोबिन रक्त में है। रक्त में कहाँ है आपको बताऊंगा। इसके बाद सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ाने वाला हूँ, परिसंचरण तंत्र, तो बताऊंगा। हम लोग का रक्त लाल होता है हीमोग्लोबिन के कारण। तो हीमोग्लोबिन जो है, जो हमारा रक्त है, इसमें 4 घटक हैं, प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। तो आरबीसी में ही है हीमोग्लोबिन। उसी का काम वो क्या करता है? उसको दोस्त बना लेता है, उससे हाथ मिला लेता है और हाथ मिला उसको पकड़ के ले जाता है। कहाँ? शरीर की सभी कोशिकाओं, जहाँ पहुँचता है कोशिका में उसको हाथ छोड़ देता है। चलो, सब कोशिका का ऑक्सीजन मिल गया। अब वहीं पे एक लोग और बने होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, उनका हाथ पकड़ता है, उनको ले कहाँ आता है? फेफड़े तक वायु कोश यहाँ से बाहर निकल जाता है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं समझा रहा हूँ। तो अब हम समझते हैं कि रुधिर में गैसीय परिवहन तथा ऊतकों में गैसीय परिवहन कैसे होता है। परिवहन क्या है? परिवहन का मतलब हमारे शरीर में क्या है, जो रक्त है वो निरंतर दौड़ रहा है रुधिर वाहिनियों में। तो हमारे रक्त में क्या है? मैंने बताया कि रक्त के 4 घटक हैं, प्लाज्मा, लाल रुधिराणु, श्वेत रुधिराणु, प्लेटलेट्स। यानी प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। तो ये जो हमारा ब्लड कार्पसेल्स यानी रुधिराणु है, लाल रुधिराणु, श्वेत रुधिराणु और प्लेटलेट्स। तो लाल रुधिराणुओं में एक श्वसन रंगा है जिसका नाम है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के कारण ही रक्त लाल होता है। तो ये हीमोग्लोबिन करता क्या है? ये हीमोग्लोबिन जब हम वायु खींचते हैं अपने अंदर, हमारे अंदर वायु ऑक्सीजन पहुंचती है, तो एल्वियोलाई में पहुंचा ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन को क्या करती है? फेफड़े से वो हृदय में जाएगा। तो वो जो हीमोग्लोबिन है उससे अभिक्रिया कर लेगा और बना देगा ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और वो क्या करेगा? वो ऑक्सीजन को शरीर के सभी कोशिकाओं तक पहुंचाएगा। और जब वो जहाँ पहुंचा, सभी कोशिकाओं पहुंचेगा, तो हर कोशिकाओं में क्या बना रहे हैं? निरंतर कार्बन डाइऑक्साइड। तो वो हीमोग्लोबिन फिर कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया कर लेगा और बना लेगा कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। फिर उसको लेके आएगा कहाँ? फेफड़े तक, और यहाँ से वो बाहर निकल जाएगा। तो मैंने लिख दिया है कि ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन। परिवहन का तात्पर्य क्या है? निरंतर आना जाना, ये होता है परिवहन। आपने देखा होगा बसों पे लिखा होता है यातायात परिवहन, एक बार वो ले जा रहा है, एक बार ले आ रहा है। तो ये प्रक्रिया होती है। तो इस तरह हमारे जो बॉडी है, शरीर है, इसमें रक्त का परिवहन हो रहा है, इधर से उधर वो आ जा रहा है पूरे शरीर में। तो देखिए, ऑक्सीजन का परिवहन 3% होता है ये प्लाज्मा के द्वारा। मतलब ये जो ऑक्सीजन है वो 3% प्लाज्मा के द्वारा है। तो मैंने आपको बता दिया कि जो हमारा रक्त है इसमें क्या है? प्लाज्मा एक घटक है, एक कंपोनेंट है, ये 3% ले आता है। और 97% कौन ले आता है? हीमोग्लोबिन, एचबी ले आता है। हीमोग्लोबिन कितना होता है? याद रखिएगा, 100 ml ब्लड में लगभग 15 ग्राम हीमोग्लोबिन होता है। और इसकी कमी होती है तो हो जाता है एनीमिया, और अधिकता होती है तो हो जाता है पॉलीसाइथीमिया। ये सब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जब मैं आपको पढ़ाऊंगा सर्कुलेटरी सिस्टम यानी परिसंचरण तंत्र। फिलहाल अभी इतना समझिए। तो 3% ये, 97% ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। कार्बन डाइऑक्साइड उधर से लाना है फेफड़े तक, तो 7% प्लाज्मा के द्वारा, 23% कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन और 70% बाइकार्बोनेट के रूप में। समझिए, यहाँ लिख दिया हूँ, हीमोग्लोबिन श्वसन कहते हैं। और कार्बोनिक अम्ल के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड का 7% परिवहन का। ये कार्बोनिक अम्ल क्या है और कहाँ से बन गया? जो हमारी
कोशिकाओं द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड बनाया गया ना CO2, वो रिएक्शन कर लिया किससे, जल से। ध्यान दीजिए आप, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड हमारी कोशिकाओं द्वारा निरंतर बन रहा है, ये जल से अभिक्रिया कर लिया, और जल से अभिक्रिया करके बना लिया कार्बोनिक अम्ल। इसको बोलते हैं, सूत्र है इसका H2CO3। तो ये कार्बोनिक अम्ल के रूप में भी ये बाहर निकलता है। इसके बाद यहाँ लिख दिया कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, इसके द्वारा 23%, क्योंकि पूरा हीमोग्लोबिन सारे कार्बन डाइऑक्साइड को नहीं लाएगा फेफड़े तक, केवल 23%, और 70% बाइकार्बोनेट के रूप में। तो मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया है तो वीडियो को 2 से 3 बार देखें, मुझे उम्मीद है आप बेहतर समझेंगे। और इसका 3 पार्ट बना, तीनों को आप देखें ताकि आप कनेक्ट करके पूरी बातों को समझ पाएँ। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।